नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। तो दिस इज शुभम गिरी दिस साइड। मैं आपकी यूनिट 6 पूरी कवर अप कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम इनिशियल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इससे ही स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे बन सकते हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहली बात तो आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, हिस्ट्री की बुक्स में भी पढ़ा होगा और आपने पॉलिटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर उस टाइम पे जो भी एक्ट बनते थे, जो भी आपके कानून अधिनियम बनाए जाते थे, तो वो दो लोगों की सहमति से बनते थे। और वो दो लोग कौन होते थे? तो पहला तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा वायसरॉय। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो 1857 का रिवॉल्ट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। उस एक्ट में बोला गया कि अब इंडिया के जो अफेयर्स रहेंगे उनको मैनेज करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन बनाई जाएगी। बाकी ओवरऑल इंडिया को हेड करने के लिए जैसे आज हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है, उस टाइप से वायसरॉय तो था ही। तो जब तक इन दोनों की सहमति, इन दोनों की मंजूरी, इन दोनों की असेंट नहीं मिलती है तो कोई एक्ट नहीं बन सकता है। तो इन दोनों ने प्रपोजल दिया कि हमें ये चेंजेस करने चाहिए और उसके बेसिस पे एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, जिसको ही हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 में लाया गया था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मेन मकसद इसका क्या था? तो सर जो इंडियन पीपल्स हैं, ठीक है, जो भारत के लोग थे, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। कहाँ पे? तो सर जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट था उसमें, या जो पॉलिटिकल सेटअप था, या जो गवर्नमेंट थी उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। मेजरली अगर हम बात करें तो जो हमारी काउंसिल्स थी उसमें इसने रिफॉर्म किया, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। इसीलिए इसको हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बोलते हैं। तो दूसरा इसका नाम हो जाता है द काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1919। देखो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस एक्ट का नाम किस वजह से पड़ा है। ठीक है। जैसे इनिशियल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग क्यों था? क्योंकि ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आया था। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब कंपनी को बनाया कैसे गया था? तो क्वीन ने एक चार्टर इशू किया था, तो वो 100 साल उस चार्टर को कंप्लीट हो गए। अब कंपनी यहाँ पे बंद होने वाली थी, तो उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए, चार्टर को एक्सटेंड करने के लिए जो एक्ट लाया उसको बोल दिया चार्टर एक्ट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत में सरकार किस तरीके से काम करेगी, मेजर रिफॉर्म्स कहाँ पे हो रहा है? काउंसिल्स में। तो इसीलिए दो नाम हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और दूसरा काउंसिल्स एक्ट। थर्ड, बनाया किसने इसको? तो एडविन मोंटागू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एडविन मोंटागू कौन थे उस टाइम पे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे उस टाइम पे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसीलिए दूसरा नाम क्या हो गया इसका? मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि इन दोनों के द्वारा लाया गया। ठीक है। तो इसने सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे दोनों जगह चेंजेस किए। सबसे मेजर जो चेंज किया इस एक्ट ने, जिसकी बात सबसे ज्यादा होती है, वो है सर डायरकी का कंसेप्ट। इस एक्ट में पहली बार जो है डायरकी का कंसेप्ट लाया गया। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वहां पे भी आप डायरकी पढ़ने वाले हो। ठीक है। वहां पे भी डायरकी पढ़ने वाले हो। दूसरा जो रिफॉर्म किया इसने वो था बाइकैमरलिज्म। ठीक है। तो ये 1935 में भी आप बाइकैमरलिज्म पढ़ने वाले हो। तो डायरकी और बाइकैमरलिज्म, ये दो रिफॉर्म्स यहां पे इस एक्ट में किए गए। अब सबसे समझने वाली बात जरूरी क्या है कि यहां पे बाइकैमरलिज्म कहां लाया गया? सेंट्रल लेवल पे। ठीक है। और डायरकी लाई गई प्रोविंस लेवल पे।
अब ये क्या है सर? तो देखो, जैसे आज हमारे देश में एक तो ओवरऑल हमारा देश हो गया नेशन, दैट इज भारत। तो यहाँ पे एक तो हमारा देश हो गया, जैसे हमने बोला भारत इंडिया, ये हमारा देश हो गया। देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, जिन राज्य हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया एमपी, मध्य प्रदेश। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत पे ओवरऑल देश के लिए कानून बनाने का काम किसके हाथ में दे रखा है? तो सर जो देश की पार्लियामेंट है उसके हाथ में। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो एमपी की जो विधानसभा है उसके हाथ में एमपी के कानून बनाने के पावर हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हम बायकैमरलिज्म लाएंगे सेंटर पे, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पे दो सदन होंगे, ठीक है, टू हाउसेस का कंसेप्ट लेके आए हैं। प्रेजेंटली भी ये चीज फॉलो होती है, ठीक है, तो दो हाउसेस होंगे। अब सर डायरकी का मतलब क्या हो गया? तो डायरकी में इन्होंने बोला कि जो पावर्स रहेंगे हम उनको भी डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये डायरकी का कंसेप्ट कहां पे लाया गया? प्रोविंस लेवल पे। तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में क्या होता है, तो हमारे यहाँ पे एक सीएम होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी स्टेट लिस्ट के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी कानून बनते हैं वो कौन बनाता है? स्टेट की विधानसभा। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, ठीक है। इनमें अलग अलग मिनिस्ट्री बटी होती है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि अब प्रोविंस लेवल पे, जैसे स्टेट लिस्ट में जो कानून है उनको, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी लाई गई, ठीक है। और उसमें जो सब्जेक्ट्स थे, पहले तो ओवरऑल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया कि कुछ सब्जेक्ट इन्होंने सेंटर के लिए रिजर्व कर दिए कि इन पे केवल सेंटर कानून बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट यहां पे बोल दिया कि इन पे प्रोविंसेस कानून बनाएंगे। अब जो प्रोविंसेस को कानून बनाने वाले सब्जेक्ट थे सॉरी, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला बोला इनने एक होगी रिजर्व लिस्ट, दूसरा इन्होंने बोला एक होगी ट्रांसफर लिस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। जैसे इन्होंने क्या बोला कि रिजर्व लिस्ट होगी, तो रिजर्व लिस्ट में इन्होंने क्या बोला कि यहां पे गवर्नर महोदय रहेंगे, ठीक है। जैसे आज हमारे यहाँ पे राज्यपाल होता है, तो उस टाइम पे भी प्रोविंसेस में गवर्नर हुआ करते थे। तो इन्होंने बोला एक गवर्नर रहेंगे और गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ठीक है। गवर्नर रहेंगे और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी। तो इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कानून बनाना है, जो भी काम करना है, वो ये गवर्नर करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पे कोई भी काम किया जा रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इनका जवाब इनको कहीं पे नहीं देना था। तो यहाँ पे ये नॉन अकाउंटेबल थे इस चीज के लिए, इसीलिए इसको बोला गया रिजर्व्ड लिस्ट। अब इंपॉर्टेंट सी बात यहां पे समझो कि ये गवर्नर के हाथ में पावर दे रखे हो, गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? ब्रिटिश, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पावर्स जितने होंगे वो कहां डालेंगे? ये रिजर्व लिस्ट में। तो यहां पे इन्होंने क्या डाल दिया सर? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर कहां रहेगा? रिजर्व लिस्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी स्टेट का? तो उसके फाइनेंसेस। तो यहां पे इनने फाइनेंस भी इसमें डाल दिया। फिर अपन सबको क्या बनना है सर? एसडीएम या एसडीओपी। तो फाइनेंस आ गया यहाँ पे, एसडीएम का आपका, यहाँ पे एसडीओपी का लॉ एंड ऑर्डर ले लिया, बचा क्या? रेवेन्यू वाला पार्ट। तो इनने बोल दिया लैंड रेवेन्यू भी इसके अंदर डालो। तो जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो सारी चीजें यहाँ पे डाल दी रिजर्व लिस्ट में, जिसको रेगुलेट किया जाएगा गवर्नर और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी उसके थ्रू, ठीक है। ये दोनों मिलके इसको रेगुलेट करेंगे। और ये कैसा था? नॉन अकाउंटेबल। ये यहाँ पे नॉन अकाउंटेबल है, इनकी कहीं पे भी जवाबदेही नहीं है, कहीं पे भी इनको इस चीज का आंसर नहीं करना है कि क्या डिसीजन लिया। दूसरा आ जाता है आपका ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे विधानसभा है, तो वैसे ही उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी, परिषद होती थी। तो उन काउंसिल से जो मेंबर्स आते हैं उनमें से इलेक्ट होके कुछ बनेंगे मिनिस्टर्स। तो जैसे आज मुख्यमंत्री और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही बोला कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स बन रहे हैं
वो ट्रांसफर लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उनको रेगुलेट करेंगे। अब इनने यहां पे कोई भी डिसीजन लिया तो इनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। इनकी अकाउंटेबिलिटी कहां पे रहेगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि सर लेजिस्लेचर से निकल के आ रहे हैं, काउंसिल से निकल के आ रहे हैं, तो अकाउंटेबल रहेंगे काउंसिल के लिए। जैसे प्रेजेंट टाइम पे होता है कि मुख्यमंत्री या उसके मंत्री कोई गलत काम करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, सरकार को हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इनकी भी अकाउंटेबिलिटी रखी गई काउंसिल में, ठीक है, इनकी भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अब जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो थे वो इधर डाल दिए, अब कुछ थोड़े से नॉन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनको दे रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ। अब आप बोलोगे सर एजुकेशन और हेल्थ ये नॉन इंपॉर्टेंट कैसे हो गए? सर ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस टाइम पे ये चल रहा है 1919, उस टाइम पे हम फ्रीडम के लिए मूवमेंट चला रहे थे, हमें आज़ादी चाहिए थी। और आज़ादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि सर पुलिस हमारे हाथ में हो, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में हो, फाइनेंसेस हमारे हाथ में हो, लैंड रेवेन्यू हमारे हाथ में हो। ये तो 2-4 साल बाद भी इसमें रिफॉर्म किया जा सकता था। ये सब्जेक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट लेके आए डायरकी का। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? तो डायरकी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पावर का डिवीजन। तो पावर दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल पावर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व और ट्रांसफर में। रिजर्व वाले पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसफर वाले में अकाउंटेबिलिटी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। रिजर्व वाले में गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। यहां पे गवर्नर मिनिस्टर्स के साथ मिलके काम करता था और ये अकाउंटेबल थे लेजिस्लेचर के लिए। अब यहां पे एक और बात समझो कि यहां पे हेड ऑफ स्टेट उस टाइम पे कौन हुआ करता था पूरे भारत का हेड? तो हमने बोला वायसरॉय। और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इन दोनों को बोला गया कि जो रिजर्व लिस्ट है, ठीक है, रिजर्व लिस्ट में तो ये पूरे तरीके से इंटरफेयर कर सकते, कभी भी इनको कोई चेंजेस करने तो इन सब्जेक्ट में इंटरफेयर कर सकते, और लिमिटेड बेसिस पे ये ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था डायरकी का। अब आते हैं सर बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है टू हाउस का कंसेप्ट, ठीक है, कि जो आपकी लेजिस्लेचर है उसमें दो हाउस हो गए। तो इन्होंने सेंट्रल लेवल पे दो हाउस का कंसेप्ट लाया। इन्होंने बोला एक होगा लोअर हाउस जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, और प्रेजेंट में आज हम इसको बोलते हैं लोकसभा। दूसरा इन्होंने बोला एक होगा अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलेंगे, जिसको प्रेजेंट में हम बोलते हैं सर राज्यसभा। तो ऐसे दो हाउस का कंसेप्ट लाया गया। कंपोजिशन क्या रहेगी? तो सर लोअर हाउस में टोटल यहां पे अगर हम बात करें तो 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे यहां पे, और 104 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर कहां से आते थे? तो इसको वायसरॉय नॉमिनेट करता था। मोस्टली ये इंडियंस या एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। इंडियंस और जो एंग्लो इंडियंस हैं वो हुआ करते थे यहाँ पे। इन मेंबर्स का टेन्योर कितना रहेगा? तो सर 3 साल के लिए रहेंगे। जैसे आज हमारे सांसद 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये टेन्योर हुआ करता था 3 साल का, ठीक है। फिर नॉमिनेटेड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इसमें से 26 ऑफिशियल होंगे और 15 नॉन ऑफिशियल होंगे। ऐसे ही जो 104 इलेक्ट आए थे उसमें से 52 जनरल कैंडिडेट होंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। 30 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, 2 सिख होंगे, 20 स्पेशल होंगे। अब स्पेशल में क्या हो गया? तो सर जैसे यूरोपियंस हो गए, ठीक है, उनको इनने स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया था। यहाँ पे 2-3 टाइप के डिवीजन के, यूरोपियंस हो गया, ठीक है, फिर आपके इसके अलावा अगर देखें तो जो लैंडलॉर्ड्स हो गए उनको इसमें डाला गया था। फिर इन्होंने बोला अपर हाउस की कंपोजिशन। तो अपर हाउस का टेन्योर यहाँ पे कितना रहेगा? 5 साल का, कि इसमें जो भी सांसद बनेगा उसका टेन्योर रहेगा 5 साल का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपर हाउस में केवल और केवल मेल मेंबर्स जा सकते थे, फीमेल की एंट्री यहाँ पे थी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बायस्ड दिखता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बायस्ड है। फीमेल की एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। इसमें होंगे 26 नॉमिनेटेड मेंबर और 34 इलेक्टेड मेंबर। अब ये जो 34 इलेक्टेड थे इनमें से भी 20 जनरल के होंगे, 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे, 3 यूरोपियन होंगे और एक सिख होगा।
ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का डायरकी और बाइकैमरलिज्म। इसके बाद हम पढ़ने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें भी डायरकी और बाइकैमरलिज्म आएगा, दोनों का मतलब सेम है वहां पर भी। बस चेंजेस कहाँ आ जाते हैं कि अभी इन्होंने क्या बोला, बाइकैमरलिज्म हम कहाँ ला रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, जो जैसे आज हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उस लेवल पे दो हाउस बनाए। 1935 में ये क्या बोलेंगे, हम प्रोविंस लेवल पर लाएंगे। जैसे अभी यूपी में आप देखो, यूपी में दो हाउस का कंसेप्ट है, ठीक है, वहां पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो 1935 में ये कंसेप्ट लाया गया कि प्रोविंस लेवल पे भी आपके क्या होंगे, दो हाउसेज होंगे। और वहीं पे जो डायरकी अभी प्रोविंस में लाई गई थी, वो डायरकी सेंट्रल लेवल पे भी ला दी गई। कब, यहां पे 1935 के एक्ट में। अभी क्या हुआ, प्रोविंस लेवल पे सब्जेक्ट को डिवाइड किया रिजर्व और ट्रांसफर्ड में। अब सेंटर वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे, इनको 1935 में फिर से डिवाइड कर देंगे, किसमें, रिजर्व्ड और ट्रांसफर में। और क्या चेंजेस किए गए, तो सर जो गवर्नर जनरल था उसको चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बना दिया इंडिया का। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसरॉय की, ठीक है, वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो उसमें बोला कि अब टोटल 8 मेंबर्स होंगे। ठीक है, इनमें से 3 मेंबर्स कैसे होंगे, इंडियंस होंगे। 1909 वाला जो एक्ट आया था, उसमें बोला गया था कि गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें एक मेंबर इंडियन होगा। अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया कि अब बोला इन्होंने 3 मेंबर्स यहां पे इंडियन होंगे। इसके अलावा गवर्नर जनरल को और भी पावर दिए गए, जैसे ग्रांट, मतलब जो भी पैसा दिया जाता है प्रोविंसेस को सेंटर के द्वारा, ठीक है, अगर उसमें कोई कट किया गया, मतलब उस पैसे में कोई कमी की गई है, जैसे बोला कि 1 लाख रुपए हमें देना है यहाँ पे प्रोविंस को, ठीक है, फिर सेंटर ने बोल दिया कि नहीं, हम इसको 90,000 रुपए देंगे, तो गवर्नर चाहे तो इसको रिस्टोर कर से फिर से 1 लाख कर सकता है। इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब जो हमारी जैसे आज के टाइम पे पार्लियामेंट है, तो उस टाइम पे जो केंद्र में लेजिस्लेचर थी, अगर वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर रही है, तो उसको सर्टिफाई करने का काम किसको दिया, गवर्नर जनरल का। और साथ में जैसे आज हम ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, तो ऐसे ही ऑर्डिनेंस इशू करने के मतलब लेजिस्लेचर अगर काम नहीं कर रही है, तो उस केस में अगर कोई कानून आना है, ठीक है, जैसे आज क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा अगर वर्किंग नहीं है, दोनों हाउस नहीं चल रहे, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है, फिर हमें उसको 6 महीने में पास कराना होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्डिनेंस लाने के पावर भी यहाँ पे गवर्नर जनरल को दे दिए गए। पहले हम क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है, ये पावर हमें पहले ही दे दिए गए थे कि क्वेश्चन आप असेंबली में पूछ सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। जैसे आपने बोला कि सर एमपीपीएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो ये तो ठीक है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, अब उनने इसका जवाब दिया कि नहीं बताएंगे, नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब तुम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, तो उसने बोल दिया नहीं बता रहा है, अब तुम शांत बैठे हो। तो यहाँ पे अब हमें एक पावर दिया गया कि हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उनने बोला कि नहीं बता रहे, तो तुमने बोला क्यों नहीं बताओगे भाई, तुम हमारे यहाँ पे सांसद हो या तुम हमारे विधायक हो, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एडजर्नमेंट मोशन पास किया जा सकता था, ठीक है, कि मतलब हाउस की कार्यवाही को रोकना है, तो उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन अब इंडियंस ला सकते थे। बजट पे वोटिंग पावर मिले, लेकिन केवल अभी हम 25% बजट को ही वोट कर सकते थे। 75% बजट आज यहाँ पे अभी भी नॉट वोटेबल था, उस पे इंडियंस वोट नहीं कर सकते थे। आपने देखा होगा आज के टाइम पे प्रेसिडेंट जब भी हाउस स्टार्ट होता है, तो हाउस को एड्रेस करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी एक स्पीच देता है वहां पे। तो ऐसे पहली बार जो कंसेप्ट लाया गया कि जो वायसरॉय रहेगा वो हाउस को एड्रेस करेगा। इसके अलावा कोई भी मीटिंग बुलानी है, हाउस को एडजर्न करना है, ठीक है, कोई मीटिंग को खत्म करना है या हाउस को जो वर्किंग है उसको खत्म करना है। जैसे अभी आपने देखा सॉरी, 5 साल में जब इलेक्शन होते तो इलेक्शन के पहले हाउस को खत्म करने का काम किसके हाथ में रहता है, प्रेसिडेंट को। जैसे ही प्रेसिडेंट हाउस को खत्म कर देता है, तो फिर से इलेक्शन होते हैं, नए मेंबर्स निकल के आते हो, फिर एक नया हाउस बनता है। तो ऐसे हाउस को पूरे तरीके से रिपील करने का काम और मीटिंग्स को भी रिपील करने का, कि जैसे अभी हमारे जो सेशंस चलते हैं, सत्र चलते हैं, उनको खत्म करने का काम भी किसको दिया गया यहाँ पे, वायसरॉय को।
इसके अलावा जो मेंबर्स का हमने देखा पहले टेन्योर कितना था, 3 साल का, तो वायसरॉय चाहे तो इस टेन्योर को बढ़ा सकता है जितना उसको जरूरी लगे, ठीक है। अगर उसको लगता है कि हाँ इसका टेन्योर बढ़ाया जाना चाहिए तो वो उसको बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेटर है, जो मतलब सेंट्रल लेवल पे जो असेंबली थी, वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती थी। जितने ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनके लिए लॉ बना सकती थी। जितने लोग यहाँ पे रह रहे, जो कॉमन लोग हैं, आपके मेरे जैसे जो उस टाइम पे लोग रहते थे यहाँ पे, उन सब के लिए यहाँ पे लॉ बना सकती थी। अब चाहे वो इंडियंस हो या नहीं हो। नहीं हो क्यों लिखा यहाँ पे? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच भी यहाँ पे रहते थे, तो बहुत सारे यूरोपियंस थे, तो उनके लिए भी ये लॉ बनाया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि केवल पावर्स दी, लेजिस्लेचर पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। जैसे यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है, जैसे आज पार्लियामेंट में बिल लाते हैं हम, तो बिल लाने का प्रोसीजर क्या है? सिंपल सा, कोई भी मेंबर आया, उसने बिल लाया, स्पीकर डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता था कि बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के कोई बिल नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे आज मनी बिल के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, प्रीवियर रिकमेंडेशन से ही आता है, तो ऐसे यहाँ पे गवर्नर जनरल की परमिशन के साथ ही यहाँ पे बिल आएगा। फिर इसके अलावा कोई भी ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करना हो, किसी भी लॉ जो पहले से बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट करना हो, वो भी गवर्नर जनरल की परमिशन से होगा। कोई फॉरेन रिलेशन या फिर इंडियन स्टेट के साथ कोई रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई टॉपिक है, इन सब पे अगर कोई भी बिल लाया जा रहा है तो ये गवर्नर जनरल की परमिशन के बिना नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए अगर कोई भी बिल पास किया है तो उसको ना तो चेंज किया जा सकता है ना रिवर्स किया जा सकता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब लगभग 70% मेंबर ऐसे हो गए थे, इलेक्टेड हो गए थे, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में आपने पढ़ा होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, सॉरी, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट लाए कि जो मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे उनको केवल मुस्लिम्स ही इलेक्ट करेंगे। तो इस कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ाया गया। अब इन्होंने सिख, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को भी कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया। मतलब सिख कम्युनिटी को केवल सिख मेंबर करेंगे, यूरोपियन को यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को एंग्लो इंडियंस। वुमेन्स को राइट दिए गए वोटिंग के। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थी, ठीक है, वो बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन गवर्नर उस बजट को फिर से रिस्टोर कर सकता था। तो ये आप बोल सकते हो अननेसेसरी पावर है कि मैंने किसी चीज को फेंका, वहां से दूसरे ने उठा के फिर मेरे घर पे रख दिया, तो कोई मतलब नहीं है उसको। लेजिस्लेटर को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी कि अब वो खुल के बोल सकते हैं, ठीक है। गवर्नर जो है बिल्स को वीटो कर सकता था, और गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर दे दिए कि प्रोविंस लेवल पे, जैसे आज जो प्रेजेंट गवर्नर भी होते, जैसे राष्ट्रपति हमारा आपका ऑर्डिनेंस लाता है पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। अब एमपी का गवर्नर हुआ तो मध्य प्रदेश के लिए ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोविंसेस जो गवर्नर है उनको भी ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर दिए गए। पहली बार ये क्लॉज लाया गया कि भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। बनाया जाएगा बोला है, ठीक है, अभी बना नहीं है, तो पहली बार यहां पे बनाने के लिए बोला। दूसरा क्या बोला कि 10 साल बाद इस एक्ट का एक रिव्यू होगा, जिसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, एक विधायी कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब बाय द वे ऑफ एक्ट, लीगल एक कमीशन होगा। तो ये कमीशन कब बना? तो सन 1927 में। नाम क्या था इसका? तो सर इसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन गोवेक के नारे सुने होंगे आपने, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। क्यों बोला था साइमन गोवेक? क्योंकि सारे के सारे गोरे भरे हुए थे, यहाँ पे पूरे अंग्रेज थे, एक भी इंडियन मेंबर्स यहाँ पे नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पे इसका बॉयकॉट किया गया। फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट करता है? 1929 में। क्यों? क्योंकि बोला गया था 10 साल बाद इसका रिव्यू होना है। एक्ट कब आया? 1919 में। 10 साल कब हुए? 1929 में, 1929 में, इसीलिए 29 में इसका क्या किया गया? रिव्यू किया गया, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि लंदन में एक हाई कमिश्नर का ऑफिस होगा इंडिया के लिए। तो ये मेजर हमारे फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के।
जो अपकमिंग हमारी वीडियो रहेगी सेकंड, उसमें हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। तो ऐसे ही एक एक करके वीडियोस आती रहेंगी सारे टॉपिक्स की, और आपका जो यूनिट 6 है उसको पूरे तरीके से कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको अच्छी खासी हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले, रिकमेंडेशंस में आए। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हो करो। वीडियो अच्छी लगे तो फिर से बोल रहा हूँ लाइक कर दो, जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और ऐसी ही और चीज़ें आपको चाहिए हो इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, तो एग्ज़ाम ओरिजिनल्स की ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जय हिंद।